हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर हम मान लीजिए अम्ल में पानी को डाल दें, पता है क्या होगा? टूट जाएगा पानी, ऊष्मा निकलेगी, आग लग सकती है, छींटे जल सकते हैं, हम जल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है आज हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। दूसरी बात, अम्ल को तनु कैसे करते हैं, तनु का मतलब क्या होता है, समझेंगे आज हम इस वीडियो में। अरे हमने तो एक ट्रिक भी बनाई है, किसके लिए पता है? आपको जो प्राकृतिक एसिड है जैसे नींबू में या फिर आप इमली में या दही में जो अम्ल पाए जाते हैं, उन अम्लों के लिए ट्रिक भी बनाई है। उन ट्रिकों के माध्यम से आप उसको 2 मिनट में लर्न कर लेंगे। ये सब बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आज हम समझेंगे क्या चीज, यानी कि अम्लों के गुणधर्म विस्तार से। एक्सपेरिमेंट सहित हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, उनकी जांच कैसे करते हैं, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अम्लों का तनुकरण। यहां से शुरू करते हैं और सभी ध्यान से सुनेंगे। तनुकरण का मतलब क्या है? अम्ल तो आपको पहले बता दिया पिछले वीडियो में कि ऐसे जो भी पदार्थ जो जल में डाले जाएं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+AQ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब तनुकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, अम्लों की प्रकृति 2 तरह की होती है, एक तो सांद्र, एक तरल। सांद्र कॉन्संट्रेट यानी कि तनु डायरेक्ट। सांद्र और तनु अपनी भाषा में बोले तो सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। जैसे आप भैंस का दूध लेने गए तो आप कहेंगे यार प्योर दूध दे दे, तो प्योर का मतलब समझ में आ गया, यानी कि वो सांद्र है। लेकिन मान लीजिए उसमें से ही आप 500 ml लेकर के और क्या कर दे, एक दूसरे पात्र में 500 ml उसमें पानी मिला दें, तो बताइए उसमें जो अणु है दूध के, अब वो उनकी मात्रा कम है कि ज्यादा है? कम है, तो वो कहलाएगा, अपन कहेंगे अपनी भाषा में, कि पतला दूध है। अर्थात इसका मतलब ये तनु है। तनु का मतलब अगर हम अपनी भाषा में समझें तो पतला। सांद्र का मतलब है गाढ़ा विलयन। लेकिन विज्ञान की भाषा में क्या है? विज्ञान की भाषा में किसे कहते हैं? क्योंकि इससे नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे किससे नंबर? यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर, यानी 1 लीटर विलयन है, उसमें उसी पदार्थ के जितने अणु हैं, 1000, 2000, 5000, और उन अणुओं की जो मात्रा होगी, संख्या होगी, वही उसकी सांद्रता कहलाएगी। और सांद्रता से ही पता चलता है कि ये पदार्थ यानी कि जो अम्ल है वो सांद्र है या तनु है। अगर मान लीजिए अणुओं की संख्या ज्यादा है, अणुओं की संख्या ज्यादा है, ग्रेटर देन है, तो वो सांद्र होगा। लेकिन अणुओं की संख्या कम है, लेस देन है, तो वो तनु होगा। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से कि मान लीजिए ये पात्र है, इस पात्र में मैंने 1 HCl लिया, 1 लीटर HCl, 1 लीटर HCl, और इस HCl में 1 लीटर में 1000 अणु है HCl, ठीक है। एक और 1 लीटर लिया HCl, लेकिन इसमें HCl में क्या है, 1000 की जगह 600 या 500 अणु है HCl। बचा 400 क्या है? पानी के अणु में H2O के अणु। तो ये बताओ, ये वाला तनु होगा कि ये वाला तनु होगा? ये तनु होगा। ये कैसा होगा? सांद्र। तीसरा पात्र ले लें, उसमें भी मान लीजिए 1 लीटर HCl ले, लेकिन उसमें 600 की जगह मान लो 400 अणु है। तो इसकी अपेक्षा, इसकी ग्रेटर देन में, इसकी अपेक्षा ये क्या होगा? एक तरह से तनु होगा, इससे ये सांद्र होगा, फिर से ये सांद्र होगा। तो सांद्रता का मतलब आप समझ गए होंगे
किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या उसकी सांद्रता का यानी कि सांद्रण को बताती है। ठीक है, और भी एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए आपने सिरका देखा होगा, सिरका की आजकल शीशी आती है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और उस पर अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 से 3 या 4% या 5% उसमें सिरका होता है, यानी कि एसिटिक एसिड होता है। ये मान लीजिए बचा बचा क्या होता है, बचा बचा पानी होता है, वाटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो तनु है कि सांद्र है, तनु है। आप समझ गए होंगे कि तनु का मतलब हो गया दूसरे विलयन की अपेक्षा उसमें जो पदार्थ है उस पदार्थ के अणुओं की संख्या का कम होना क्या कहलाता है, तनु, यानी कि हमारी भाषा में कहे तो पतला कहलाता है, तनु। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि अम्लों का तनुकरण करते कैसे हैं। सांद्र में अम्लों की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि अम्ल जो होते हैं सांद्र वो ज्यादा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया दर्शाते हैं, हीट निकलती है, संचारक होते हैं, जला सकते हैं, छींटे पड़ गए तो कपड़े फाड़ भी सकते हैं, हाथ पैरों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाई हमें अम्लों का तनुकरण करना कैसे चाहिए, यानी कि गाढ़े अम्ल को पतला कैसे करना चाहिए, सांद्र अम्ल को तनु कैसे करना चाहिए, ये हम समझेंगे। देखिए ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपको एक ट्यूब में से कोई भी एसिड डालना है, HCl, H2SO4 कोई सा नहीं, तो HCl मान लेते हैं, इस बीकर में डालना है। और पतला करने का मतलब समझ गए, तनु करने का मतलब क्या हो गया, इसमें अगर पानी है H2O वाटर, पानी, जल है एक पात्र में, तो आपको इसमें से जो HCl डालना है 10 ml, 20 ml, 5 ml जितना भी उसको डालना है, अर्थात HCl की मात्रा इस पानी में जब मिलानी है, इस अम्ल को डालना है, एसिड को डालना है, तो कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। और जब उसमें मिलाएंगे पानी में अम्ल को तभी वो तनु होगा। अगर उल्टा कर दिया, इसमें HCl एसिड है, अम्ल है, और इसमें आपने पानी डाला, वाटर पानी, तो क्या हानि हो सकती है ये भी समझना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। आपके पास HCl एक पात्र में, ऐसे समझिए, हाथ में या कहीं भी HCl एक पात्र में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है 20 ml, 50 ml, 100 ml, ठीक है। उसमें 1500 अणु भी होंगे, ठीक है, जो भी है। इसमें आप पानी डाल रहे हो, पानी डालेंगे, पानी की जैसे ही बूंद उसमें जाएगी तो मैंने बताया कैसा है, संचारक है, ऊष्मा क्षेपी है। जैसे ही उसमें बूंद जाएगी तो वो संपूर्ण जो है कौन, HCl, उस जल की बूंद को ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में निकालेगा और पूरा अम्ल उचट करके उसमें से कुछ अणु उचट करके छींटा पार करके हमारे शरीर पर आ सकते हैं। नहीं समझ में आता है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप गर्म तवा है और उस तवे पर आप, बिल्कुल गर्म तवा है, उस पर आप थोड़ा सा छींटा पानी का या किसी का डाल दीजिए तो वो तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे ही वो पानी है, वो तुरंत भाप बनेगा, जिसके कारण आसपास के जो अम्ल हैं वो क्या करेंगे, उचट करके बाहर आएंगे और आपकी त्वचा पर, आपके शरीर पर पड़ सकते हैं और आप जल सकते हैं। आपकी एक तरह से क्या जल सकती है, त्वचा जल सकती है, शरीर की चेहरा जल सकता है, कपड़े जल सकते हैं, और इसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाएगी कि जो पानी के कारण के ये कांच का पात्र है टूट सकता है,
चटक सकता है, गिर सकता है और आपको हानि हो जाएगी। इसलिए हमें ये इस तरीके से नहीं मिलाना। प्रश्न आ जाता है क्या हम अम्ल में जल को मिला सकते हैं, तो जवाब देना है नहीं। हानि आपको मैं बता चुका हूं। मिलाना कैसे है, पानी में अम्ल को मिलाना है, क्या करने के लिए, तनु करने के लिए। तनु करने के लिए पानी में क्या मिलाना है, अम्ल मिलाना है। लेकिन मिलाएंगे कैसे, इसको मिलाने का भी मेथड है। ऐसे सीधा डाल दिया, आपने कांच का पात्र लिया, पात्र में जल है 500 ml 200 ml जितना भी आप तनु कर रहे हो, उसमें आप अम्ल डाल रहे हो 20 बूंद 10 बूंद या 10 ml 20 ml, मैंने बताया 2-4% ही डलता है, तो ये डाल दिया आपने। अब डालना कैसे है इसको समझिए। आपने पात्र ले रखा तो आपको ऐसे समझ लीजिए कि जे अम्ल की जो है बीकर पर एक तरह से उड़ेलना नहीं है, एक एक बूंद डालनी, धीरे धीरे उसके साइड में सतह पर सहारे से एक एक बूंद डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम जैसे मान लीजिए कोको कोला हिलाते हैं तो उसमें से झाग निकलते हैं, एक साथ उड़ेल देते तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे उस गिलास में धीरे धीरे डालते हैं तो आराम से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अम्ल जब हम परखने से डालेंगे तो उसमें एक एक बूंद उसके सहारे से बर्तन के किनारे पर डालेंगे और एक बूंद डालने के बाद में क्या करेंगे, जो बूंद उसमें से इसमें आएगी, जैसे ये बूंद इसमें आ गई इसमें से, तो इस पात्र को हिलाएंगे, पानी के पात्र को। इसको हिलाने से क्या होगा, इससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कम मात्रा में उत्पन्न होगी, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में बूंदे गिरी है, ऊष्मा कम मात्रा में उत्पन्न होगी, जिसके कारण पात्र गर्म जरूर होगा पर वो इतना गर्म नहीं होगा कि वो चटक सके, ना ही छींटा पड़ेंगे, ना ही आपके शरीर पर गिरेंगे। इस प्रकार से धीरे 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 कर करके इसको विडोलित करना कहते हैं, साइंस में क्या कहते हैं, विडोलित करना। तो विडोलित करेंगे आप, हिलाएंगे इस बीकर को और उसमें से एक एक बूंद जब डालेंगे तो आसानी से आप अम्ल को तनु कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। अब हम आज की दूसरी बात करते हैं, यानी कि अम्लों की विशेषताएं। ट्रिक पर भी आएंगे, चिंता ना करो, पर वीडियो के बीच में, ठीक है, क्योंकि आप छोड़ देते हैं, देखते रहिए पूरा, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कंसेप्ट को क्लियर करें साइंस गियर चैनल पर, रटे नहीं हो, हर चीज को आप ध्यान से सुने। ये आपकी ट्रिक्स इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप जब एक बात घेर लें, आप ध्यान दे लें, तो ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से उसको आसानी से 2 मिनट में याद कर लें। अब आपको बात करते हैं अम्ल की विशेषताएं विस्तार से। तो पहली विशेषता तो हम स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले दिवस को लाल कर देते हैं, ये सभी चीजें तो आपने सीख ली। अब आज हमारी रासायनिक विशेषताओं में अगला जो प्रश्न बनता है विस्तार से वो है अम्ल का धातु से क्रिया करना। यानी कि अम्ल धातु से क्रिया करना। फॉर्मूला क्या बनेगा अम्ल का धातु से क्रिया करने पर, क्या होगा ये समझिए। सबसे पहले फॉर्मूला अम्ल है प्लस धातु जानते हैं ना, मेटल्स, क्या बनेगा, एक तो बनेगी हाइड्रोजन गैस, दूसरा बनेगा एक लवण। यानी कि सीधी कंसेप्ट क्लियर करें तो ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी धातु की अम्ल से क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी, साथ में एक सॉल्ट बनेगा, एक लवण बनेगा, ठीक है सर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, किताब में एक दिया, एक आपको और देखते हैं। तो देखिए अम्ल जैसे मैंने ले लिया ZnSO, सॉरी Zn नहीं H2SO, ठीक है। अम्ल में आपने धातु ली Zn, जिंक, जस्ता, ठीक है। क्या होगा, आपको सक्रियता श्रेणी पिछले वीडियो में बताई थी, अगर नहीं याद है तो आप ध्यान से उस वीडियो को देखें, उसमें साफ साफ आपको सक्रियता श्रेणी बताई गई है, जिसमें अधिक सक्रिय तत्व और कम सक्रिय तत्वों को बताया गया है, और उसमें टिकली बताई है, काना, कमक, गला, रीजन, तो आपको ध्यान रखना है कि जिंक जो है जान
वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब हम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया होती है? यस, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये अधिक सक्रिय तत्व है, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, हटा करके स्वयं इसका स्थान ले लेगा। तो Zn किसके पास आ गया? SO4 के पास। तो ZnSO4 एक लवण बन जाएगा। प्लस अलग कौन हो गया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन गई। और भी एग्जांपल दे दो, बुक का एग्जांपल है, और भी एग्जांपल देखते हैं। क्या जिंक के साथ ही ऐसा है? नहीं, और भी धातु है यहाँ कोई सी भी। मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, जरूरी नहीं है कि H2SO4 एसिड के साथ ही हो, HCl के साथ भी होगा। HCl ले लिया और मान लीजिए इसके साथ में सोडियम भी ले लिया, तो वही बताइए आपको ट्रिक। NaH को हटाएगा, NaCl बनेगा, प्लस H2 बनेगा। समीकरण को संतुलित करने का भी तरीका बताया था। H1 है, H2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब H2 हो गए, H2 हो गए, Cl 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दीजिए, Cl भी 2 हो गए, Na 2 है, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, संतुलित भी हो गया, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि जब अम्ल की धातु से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनती है। समय कॉमन क्या है? हाइड्रोजन गैस। रबड़ तो चेंज हो जाते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर बनती है, ठीक है। बात यहां पर आती है जब इस Zn को लेते हैं, ध्यान से समझना, Zn को लेते हैं तो Zn चूर्ण अवस्था में लेना चाहिए पाउडर के रूप में, या ग्रेन्युल्स यानी कि दानों के रूप में लेना चाहिए। अगर चूर्ण अवस्था में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्यों, और अगर दानों के रूप में लेना चाहिए तो ऐसा क्यों? इस बात को हम अभी समझते हैं, 1 मिनट। चलो नीचे देखिए, चूर्ण पाउडर, मान लीजिए ये दाने हैं, बोल दाने पाउडर है, और एक ट्यूब में ये क्रिस्टल है, यानी कि ग्रेन्युल्स से दाने हैं, किसके? जिंक, Zn। Zn के दाने हैं और Zn पाउडर है। इसमें आप HCl डाल लें या H2SO4 डाल लें, दोनों में फर्क क्या होगा देखा है आपने? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आप इसको समझते हैं। आपने घर में देखा है, आपने एक गिलास में 2 गिलास ले लिए, दोनों गिलास में पानी डाल दिया, एक गिलास में चीनी के दाने डाले, क्रिस्टल ऐसे, एक में पिसी हुई चीनी यानी कि बूरा या पिसी हुई चीनी डाली, ऐसे। बताओ जल्दी कौन सा बोलेगा? सब जानते हैं, पाउडर बोलेगा। क्यों बोलेगा? ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ये पानी के कण है प्रत्येक इनके बीच में आए हैं, इसके यहां आएंगे पानी मॉलिक्यूल्स, पानी के कण, जिसके कारण इनमें से हर जगह से क्रिया होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसी सभी से। जब तो जल्दी मीठा हो जाता है, ऐसी जल्दी से क्रिया होगी। लेकिन इसकी कौन सी सतह से क्रिया होगी? बाहरी सतह से। इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका सतही क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, बाहरी सतह से केवल क्रिया होगी। तो इसके कारण मैंने बताया था अम्ल कैसे होती है, क्रिया करते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि ऊष्मा बाहर निकालते हैं। तो इसमें से आप समझ रहे होंगे कि ऊष्मा ज्यादा मात्रा में निकलेगी कि कम मात्रा में? कम मात्रा में। और इसमें से ऊष्मा ज्यादा मात्रा में निकलेगी, जिसके कारण ये प्रणाली टूट सकती है, प्रयोग खराब हो सकता है, आपके कपड़ों पर छींटे पड़ सकते हैं, आप जल सकते हैं। इसलिए आप कदापि भी जब भी प्रयोग करें, यानी कि किसी भी अम्ल का किसी धातु के साथ में, तो चूर्ण ना चुने, पाउडर ना चुने, केवल दाने ही चुने। समझ में आ गई बात? अब प्रयोग के द्वारा विस्तार से समझते हैं इस चीज। चलिए देखिए, सबसे पहले जो जिंक समीकरण लिख रहे हैं, प्लस H2SO4, अभी याद बताया था ZnSO4,
प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझें। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्टैंड लेना है, हालांकि बुक में चित्र है, मोबाइल पर भी आपकी जब स्क्रीन जाएगी तो उस स्क्रीन पर भी, तो आपको ये एक स्टैंड लेना है, स्टैंड से एक ट्यूब कसनी है, ट्यूब में आपको मैंने बताया था क्या करने हैं, जिंक के क्रिस्टल डालने हैं, जिंक के दाने डालने। फिर इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है तनु H2SO4, ज्यादा शांत नहीं, तनु H2SO4। कार्क लगाना है इसमें। प्रयोग करने के लिए पहले ही पूरी व्यवस्था कर दी जाए। इसको डालने से पहले इसमें एक निकास नली लगाते हैं, जिससे कोई भी गैस इसमें से जब निकले तो सीधी डायरेक्ट बाहर नहीं निकले और हमारा प्रयोग निकल हो जाए, निकास नली। एक बीकर लेते हैं, बीकर में सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का पानी बना देते हैं। और इसमें इस तरीके से जैसे ही H2SO4 डालेंगे, तो मैंने अलग से बता देता हूं, जैसे ही मान लीजिए H2SO4 डाला तो इसके साइड से Zn की जो परमाणु है उनसे H2SO4 की क्रिया करेंगे और इस तरीके से Zn उसमें से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, Zn H2 को विस्थापित कर देगा। जैसे ही Zn H2 को विस्थापित कर, जैसे एक ने किया फिर दूसरे ने किया, तो धीरे धीरे इसमें से बुलबुले बने। ये बुलबुले इस ट्यूब में होके जाएंगे गैस के बुलबुले। हमें पता भी है क्योंकि समीकरण ज्यादा कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। लेकिन जब ये गैस के बुलबुले जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जाएंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन गैस है? कैसे पहचानेंगे? इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने बताया था साबुन के पानी में जैसे इसको डालेंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसमें आएंगे, वैसे ये बुलबुले साबुन के पानी में जा करके उसके ऊपर साबुन की एक क्या बन जाएगी, झिल्ली बन जाएगी और उसके भीतर गैस आ जाएगी हाइड्रोजन। जैसे आपने देखा होगा हम CO2 छोड़ते हैं, जैसे मैं छोड़ रहा हूं, दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन इसी मैं मान लीजिए पानी में जाकर के तालाब नदी में नहाता हूं और मैं वहां जाकर के अपनी गैस को ऐसे छोड़ता हूं, तो आपने देखा बुलबुले बनते हैं, बनते नहीं बनते हैं? तो ऐसे ही जब इसमें से जब ये अपन हाइड्रोजन गैस निकलेगी इस साबुन के पानी से होते हुए, इसका उपयोग ये है कि ये बुलबुलों के रूप में निकलेगी। क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की है, गुब्बारों में आपने पढ़ा होगा, गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती है, लेकिन नहीं भरी थी हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है। अब ये बताया ना, साउंड करती है, पॉप साउंड करेगी, ज्वलनशील है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को सामान्य गुब्बारों में नहीं भरा जा सकता। कौन सी गैस भरी जाती है? उनमें हीलियम भरी जाती है, हालांकि हल्की बहुत है, हाइड्रोजन भर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे बुलबुले उठेंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि किसमें है ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कवर किसका है? साबुन की झिल्ली का, साबुन के पानी की झिल्ली का, इसका कवर है इसके ऊपर। जैसे ही अब हम इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, मोमबत्ती ले जा रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। बुलबुला किसके साउंड के साथ जलेगा? पॉप साउंड। समझ में आ गई? पॉप साउंड यानी कि ये कह सकते हो आप, जैसे हम पॉप साउंड, यानी कि पॉप साउंड का मतलब समझ गए होंगे कि इस तरीके से छोटी मोटी आवाजें इसमें से आएंगी, पॉप साउंड टाइप की, और हम समझ जाएंगे यानी कि ये कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ में आ गई? पूरा प्रयोग समझ में आ गया? सबसे पहले आपको ट्यूब लेनी है, ट्यूब को स्टैंड से कसना है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल तनु वाला और जिंक के दाने डालने, पाउडर नहीं,
लेकिन कारण बताया था पाउडर से ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, ट्यूब टूट जाएगी, फट जाएगी, ऊष्मा ज्यादा। आप छुए तो गर्म ये भी होगा लेकिन कम। तो जैसे जिंक के दाने डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, उसकी बाहरी सतह से धीरे धीरे ये क्रिया करते जाएंगे, बुलबुले बनते जाएंगे हाइड्रोजन गैस के। अब इसकी पहचान करने के लिए साबुन के पानी में इसको डालेंगे। साबुन के पानी में जाने के बाद साबुन की झिल्ली के रूप में साबुन की झिल्ली बाहर रहेगी और उसके भीतर गैस के बुलबुले बन जाएंगे। हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ये ऊपर उठेंगे, क्योंकि ये वायु से भी हल्की है। भाई वायु में मिश्रण होता है, समझ में आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, इनसे हल्की हैं इसलिए ये ऊपर उठते हैं। अगर वायु से भारी होते नहीं उठते। समझ में आ गया? अब उसके ऊपर उठने लगेंगे। हमें इन बुलबुलों की क्या करनी है, जांच करनी है कि इनमें हाइड्रोजन है भी या नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, ऑप्शन आएगी, फटफट तो नहीं आएगी और हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है। अब हम बात करेंगे ट्रिक की, और आपको याद करनी है वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप समझेंगे प्राकृतिक अम्लों के नाम और उनमें पाए जाने वाले कौन अम्ल और कौन से पदार्थ में, कौन सी चीज में क्या चीज पाई जाती है, ये सभी चीजें देखिए ये ट्रिक है। एक तरह से आज हमें प्राकृतिक अम्लों के नाम और ये किसमें पाए जाते हैं ये समझने हैं अच्छी तरह से, और ध्यान से समझेंगे। और भाई मैंने बता दिया ट्रिक बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। वीडियो बनाने में यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए आप, कीजिए, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप 10th बोर्ड क्लास 2027 का अच्छे से अच्छा परिणाम दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझते हैं एक एक करके सभी चीजें। ऐसी तैसी है गई सरकी, हर लाइन से इधर की साइड में आप जाओगे तो इसमें आपको पदार्थ का नाम मिलेगा, कौन सा पदार्थ है, और इधर जाओगे तो आपको अम्ल का नाम मिलेगा। समझ में आएगा? ऐसी तैसी है गई सरकी, सरकी सिरका, सरकी का मतलब सिरका, और ऐसी तैसी अंग्रेजी में बोले तो ऐसी, और टमाटर टी से तैसी, तो ऐसी तैसी यानी कि एसिटिक, साको का भी बोलते हैं ऐसी तैसी यानी कि एसिटिक। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, एसिटिक एसिड पाया जाता है किसमें, सिरका में। ऐसी तैसी, ऐसी तैसी यानी कि एसिटिक है नहीं तो वैसे ही है, तो सरकी यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा लुक्का, लैक्टिक अम्ल, लुक्का माने लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, दही में, ये तो सीधा नाम है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, बैल किसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्स को, ऑक्स को। तो यहां पर बात करेंगे ऑक्स का मतलब है ऑक्जेलिक, कौन सा, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्स से होता है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है किसमें, टमाटर में। कोई पूछ लेगा टमाटर में कौन सा, तो याद कर लेना बेल खा ले टमाटर, बेल माने ऑक्स, ऑक्स माने ऑक्जेलिक, तुरंत याद हो जाएगा, एक बार तो रिपीट करने पड़ते हैं, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। टर्टर कर रही भूतनी, टट्टर कर रही भूतनी इमली के पेड़ के नीचे, इमली के नीचे डर, बचपन में सुनते थे अरे यार इमली के पेड़ के नीचे भूतनी रहती है, होती या नहीं होती है ये जाने, पर टर्टर कर रही, टर्टर माने टार्टरिक, टार्टरिक, टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में। तो इमली में कोई पूछ ले हमसे कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मेथ, मेथो मेथिनोइक, मेथ माने मेथिनोइक, ठीक है। तो मेथिनोइक अम्ल कहां पाया जाता है, आंटी, ANT, आंट, आंट माने होता है चींटी, पढ़ाया ना इंग्लिश में, चींटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट। तो इसका मतलब है चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथिनोइक एसिड पाया जाता है। समझ गए होंगे आपको, दोबारा एक बार रिपीट, ऐसी तैसी है सर की, सर माने सिरका, सिरका में ऐसी तैसी वाले एसिटिक एसिड पाया जाता है। लुक्का पी गए दही, तो दही में लुक्का का मतलब लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, इसका मतलब बेल खा रहे टमाटर, तो टमाटर में बेल का मतलब ऑक्स, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टटर कर रही भूतनी इमली के पेड़ के नीचे, तो इमली में कौन सी पाई जाती है, टटर कर, टटर कर का मतलब टार्टरिक, इमली के में पाया जाता है। मैथ माने मेथिनोइक, मेथिनोइक एसिड पाया जाता है। आंट माने चींटी,
चींटी में पाया जाता है। समझ गई? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप ध्यान से अगले वीडियो को देखते रहिए साइंस गियर चैनल पर। धन्यवाद।